अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, थेरेटिकल मॉडल्स हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बेटा, इसके अंदर जो है वो ये है कि इंसान की जो बीमारी है, उसकी जो सेहत है, वो उसके साथ उसके रवैये जो हैं वो किस तरह से लिंक करते हैं, और उसके जो रवैये जो हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, बीमारी के साथ और सेहत के साथ। तो हेल्थ साइकोलॉजी के इन थेरेटिकल मॉडल्स में हम हाउ वाई को स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू बिहेवियर्स। बेटा हेल्थ बिलीफ मॉडल है, जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एक जो हेल्थ से रिलेटेड जो बिलीफ है। बेटा कोई भी जब इंसान किसी भी बीमारी में मुब्तला होता है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि उस इंसान का उस बीमारी से मुतल्लिक क्या बिलीफ है। ठीक है, अगर हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम सेहत की भी बात कर सकते हैं। तो एक सेहत पे उस इंसान का क्या बिलीफ है। बेटा जो बिलीफ सिस्टम पे ही इंसान के एक्शन जो है वो बेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटे कोई फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ठीक है, तो उसमें अब अगर उसका ये बिलीफ है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये फेटल हो सकता है, ये इंटेंस हो सकता है, सवियर हो सकता है, अगर तो उसका बिलीफ सिस्टम ये है। ठीक है, उसका फिर एक्शन क्या होगा। हमेशा हमारे जो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एतकाद का असर ही हमारे अमल पे आता है। उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन अपने जो है वो लेगी टाइम पे। और उस जो कैंसर रिलेटेड जो है टेस्ट होता है, वो रिपीटेडली उससे जो है वो मेमोग्राफी जो है कैंसर रिलेटेड जो है वो अपना करवाएगी। और उसको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फैमिली में भी रन करता है। इसी तरह अगर उसकी बेटियां होंगी, वो ये भी चेक रखेगी, अच्छा एनुअली उनका मेमोग्राफी जो है वो होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली बेटे, बिलीफ के अकॉर्डिंगली उसके एक्शंस होंगे। लेकिन अगर किसी इंसान का बहुत ही निल सा, बहुत ही जो है लाउजी एटीट्यूड है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे को जब मौत आनी है वो आ जानी है, और ये मेडिसिन खा लेने से क्या होगा। और तो आप देखो, हमारा इन सारे इत्तेकाद में, सारे बिलीफ सिस्टम में हमारा एक्शन छुपा हुआ है। ठीक है, अब अगर एक बंदा, उसको मेडिसिन पे यकीन नहीं है, उसको डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है, तो वो क्या जो है वो स्टेप लेगा अपनी बीमारी के लिए। हाँ, उसकी तो जब डेथ है वो है, लेकिन इसमें ये होगा कि वो और दूसरों पे मजीद डिपेंडेंट होता जाएगा। सो बेटे इसके की कंपोनेंट्स इस बिलीफ मॉडल के ये हैं। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, बेटे ससेप्टेबल समझना कि कितना रिस्क है, ये बीमारी होने में कितना रिस्क है। ठीक है, कि देखो बेटे, अक्सर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में जो है वो रन करता है पूरी पूरी फैमिलीज में। तो उनको कहा जाता है कि आपने मेमोग्राफी करवानी है एनुअली अपनी अपनी बेटियों की, क्योंकि उनकी नानी को भी होता है, उनकी खालाओं में भी पाया जाता है। तो ये ससेप्टेबल है, इसका मतलब है कि वो बीमारी होने के वहां पे चांसेस ज्यादा है। फिर परसीव्ड सिवेरिटी, परसीव मतलब दिमाग में होना कि ये चीज सवियर है, या ये बीमारी सवियर हो सकती है। परसीव्ड बेनिफिट्स, यानी कि सोचना, यानी कि दिमाग में रखना कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर मैं ये वाला एक्शन लूंगी तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। परसीव्ड बैरियर्स, बेटे दिमाग में होना, अच्छा अगर मैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रही हूँ, तो उसके पॉसिबल बैरियर्स क्या हैं, उसके पॉसिबल हर्डल्स क्या हैं। मैं जाऊंगी तो मेरी टर्न नहीं आएगी डॉक्टर के पास, मैं जाऊंगी तो डॉक्टर बहुत ज्यादा मेडिसिन का बिल बना देगा, मैं जाऊंगी तो डॉक्टर बहुत ज्यादा जो टेस्ट लिख देगा। तो ये सारे के सारे क्या है, बैरियर्स है, परसीव बैरियर्स, यानी कि जो हमारे दिमाग में होते हैं। फिर बेटे क्यूज टू एक्शन, बेटे क्यूज होता है जो हमें जो है आप कह लो रिमाइंडर्स। अब अगर आप जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है, आपने देखा होगा मायरा खान इस पे अवेयरनेस कैंपेन रन करती है, और वो पूरा प्रॉपर टीच भी कर रही होती है। पिंक रिबन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे होता है, पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली बेटे दीज आर द रिमाइंडर्स फॉर अस कि हम अपने आप को अंडर चेक रखें। और ये जो है ना, फर्दर हमें याद करवाते रहते हैं कि हमने वी हैव टू कंसल्ट आवर डॉक्टर, या हमें हमारी अवेयरनेस देते ही इसलिए बेटे फॉर अ रिमाइंडर कि समटाइम्स हमारे अंदर बीमारी होती है, वो अभी अभी सरफेस पे नहीं आई होती, या इतनी फैली नहीं होती हमारे अंदर, तो वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है। तो क्यूज टू एक्शन का मतलब है कि वो हमें रिमाइंडर्स दिए जाते हैं।
सेल्फ एफिकेसी का मतलब है बेटे कि ये भी हेल्थ बिलीफ मॉडल का एक कंपोनेंट इस तरह से है कि कॉन्फिडेंस होना कि मैं अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लूंगी, कॉन्फिडेंस होना कि मैं अपनी बीमारी को ट्रीट कर लूंगी, और कि डाइटरी चेंजेस करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके, और कि मैं इस बीमारी को ट्रीट कर लूंगी। ठीक है। फिर बेटे ट्रांस थेरेटिकल मॉडल है, ये एक और बिलीफ मॉडल है, सॉरी, हाँ जी ठीक है, बिलीफ मॉडल है बिल्कुल। बेटे इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इंसान के रवैये में चेंज आता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर एक बंदा है उसको वो जो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, सबसे पहले तो बेटे उसका कोई जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि मुझे कोई चेंज लाना है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, या मुझे लंग कैंसर हो रहा है या हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो चीज उसके दिमाग में भी नहीं है अपनी सेहत के लिए कोई भी कदम उठाना। ठीक है। और फिर उसके बाद बेटे दैट इज प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, व्हेन ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन हिज और हर बिहेवियर, कि मुझे इस आदत को छोड़ना है। फिर बेटे कंटेम्पलेशन की स्टेज आती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो है वो उसको कंसिडर करने लगता है कि हाँ यार ये बीमारी तो है मेरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेपरेशन करता है, चलो मैं प्लानिंग करता हूँ कि इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, देन ही टेक्स एक्शन। जब एक्शन ले लेता है उसको फिर मेंटेन करता है उसको, यानी कि वो बंदा उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। तो बेटे ट्रांस थेरेटिकल मॉडल ओवरऑल इट इज अबाउट लाइक ब्रिंगिंग जो है ग्रेजुअल चेंज इन योर बिहेवियर टूवर्ड्स योर हेल्थ। ठीक है। बेटे बायोसाइको सोशल मॉडल ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था। इसका मतलब ये है कि बेटे कोई भी जो हमारा हेल्थ रिलेटेड या इलनेस रिलेटेड हमारी चीज है, उसमें हमारी बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी भी, और सोशल फैक्टर भी। बेटे बायोलॉजी जो है, हर बायोलॉजी में हमेशा दो चीजें आती हैं, जीन्स आएंगे, ठीक है, या तो वो हमारी इनहेरिटेड होगी वो बीमारी या वो सेहत। ठीक है। आपने देखा है कभी वो कहते हैं कि अच्छा जो है ये पतलापन तो इनको जो है वो इनहेरिटेड है। तो बेटे ये वो बायोलॉजिकली वो लोग स्टार्ट से ही ऐसे, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो है वो बीमारी, पूरे मॉडल को हम बेसिकली बीमारी और सेहत दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो बेटे बायोलॉजी में हमारे पास जीन्स भी हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव हमारे पास है हॉर्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है जिस तरह अगर हम स्किजोफ्रेनिया लें, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एग्जांपल दी थी, उसमें बायोलॉजी ये होगा कि इनहेरिटेड है ये बीमारी। फिर न्यूरोट्रांसमीटर की, अच्छा उनके अंदर एक्सेस डोपामिन होता है। साइकोलॉजी बेटे उन लोगों की इमोशंस, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, इवन बीमारी स्टार्ट होने से पहले वो लोग दूसरे लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ एक्ट करते हैं इमोशनली और जो बिहेवियरली। सोशली बेटे ये लोग थोड़े विदड्रॉन टाइप होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटे बीमारी हो या सेहत हो, उसमें ये तीनों पर्सपेक्टिव के थ्रू देखा जाता है, कोई एक पर्सपेक्टिव जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा बेटे इसी मॉडल के साथ, बायो साइको सोशल मॉडल के साथ एक और चीज को रिलेट किया जाता है, नाइटमेयर डेथ को। बेटा ये देखा गया वॉर के बाद, ये वियतनाम वॉर हुई उसके बाद ये देखा गया जो रिफ्यूजीज थे ना, उनके अंदर नाइट मेयर डेथ को पाया गया कि वो सोए सोए पड़े उन लोगों की डेथ हो जाती थी। तो उनके घर वालों ने ये रिपोर्ट किया कि सोते हुए वो एक गर्गलिंग साउंड यानी कि वो निकालते हैं, और उसके बाद उनको यानी कि संभालने की भी कोशिश की जा रही होती है, लेकिन उसके अंदर ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो बेटे उसको उन्होंने कहा कि इस नाइटमेयर डेथ को हम तीन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली देखेंगे, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली। बेटे उन्होंने कहा बायोलॉजिकली तो देखा जाए उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा होता है। बेटे साइकोलॉजिकली उन लोगों के अंदर खौफ पाया जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकली जो है उनके कुछ ना कुछ उनको ख्वाबों से डर लगता है। ठीक है। उनके कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं साइकोलॉजिकली, और इमोशनली वो लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि उनको डेथ की तरफ लेके जाते हैं। फिर बेटा तीसरा ये सोशली, ये कि उनके अंदर जो सोशल फैक्टर्स ऐसे पाए जाते हैं, या जो माशरे में फैले हुए कल्चरल बिलीव्स है ना, कि ख्वाबों से तो ये हो जाता है, ख्वाब अगर इस तरह का आ जाए तो ये बुरा हो जाता है। तो इस तरह का कल्चरली उन्होंने वो वाले एतकाद वहां से एब्जॉर्ब किए होते हैं,
वो वाली चीज उनके अंदर होती है, तो ये तीनों फैक्टर्स मिल के उस इंसान की डेथ के कॉज करते हैं। तो बेटे नाइटमेयर डेथ जो है वो आप बायो साइकोसोशल मॉडल के अंदर आप एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। बेटे बायोमेडिकल मॉडल तो बहुत ही सिंपल है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि वो बीमारी को देखते ही सिर्फ बायोलॉजिकली। अच्छा, उनका बायोमेडिकल मॉडल देने वालों का नजरिया ये है, पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंसान जो सेहत है ना, वो पता क्या है, सेहत ये है एब्सेंस ऑफ इलनेस। कि अगर इंसान को बजाहिर जो है कोई बीमारी नहीं आई ना, तो वो बंदा सेहतमंद है। ठीक है। तो बेटे इस तरह तो फिर इन्होंने यहाँ पे क्या चीज है, उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कंसिडर किया, साइकोलॉजिकल तो किया ही नहीं। अब देखो बेटे, अगर साइकोलॉजिकली एक बंदा, उसके दिमाग में बहुत एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स चल रही हैं, तो वो बंदा भी बीमार है। ठीक है, उसको भी हेल्प की जरूरत है। एक वो बंदा बेटे जो बजाहिर तो नॉर्मल है, वो लोगों से सोशलाइज ही नहीं करता, वो हंसता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको भी इसका मतलब है हेल्प की जरूरत है। तो बायोमेडिकल मॉडल जो है ना बेटे, ये सोलली फोकस करता है बायोलॉजी पे, कि जी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जीन्स हो गई, इसकी वजह से जो है बीमारी है। और वो जहन को, साइकोलॉजिकल या सोशल पर्सपेक्टिव को तो कोई अहमियत देता ही नहीं। बेटे ब्रॉन फैन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें बेटे क्या बताया जाता है कि इंसान की जो सेहत है ना बेटे, इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बेटे इसने कहा कि जो इंसान के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है ना, एक पहले छोटा सर्कल होता है इंसान के गिर्द, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो बेटे माइक्रो सिस्टम है ना, जिसमें इंसान बिल्कुल छोटे लेवल पे पाया जाता है, जो इंसान को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उसका फैमिली, उसका स्कूल। ठीक है। अब देखो बेटे, आप लोगों की फैमिली के अंदर अगर बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो आप लोग चीयरफुल हो गए, बड़े एनर्जेटिक हो गए, जिंदगी को लेके बड़े पॉजिटिव हो गए। लेकिन बेटे ऑन द अदर साइड अगर आप देखो, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई हुई है, डिवोर्स हुई हुई है, या उनके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पे बच्चा मतलब साइकोलॉजिकली, फिजिकली और सोशली बहुत डिफरेंट वो बच्चे होते हैं। ठीक है। इसी तरह बेटे स्कूल लेवल पे बच्चा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो इंडिविजुअल है उसको डायरेक्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब देखो स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट है, उसके अच्छा ग्रुप है, उसके टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स सपोर्टिव हैं, तो वहाँ के जो स्कूल के काउंसलर्स हैं वो बहुत जो है सपोर्टिव है, तो बच्चा, वहाँ के बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ग्रूम्ड होगी, एज कंपेयर टू वो स्कूल के बच्चे जहाँ पे उनको इतना ज्यादा विद केयर जो है उनको अटेंड नहीं किया जाता। फिर बेटे मीजो सिस्टम आ जाता है, जहाँ पे दो जो माइक्रो सिस्टम्स के दरमियान जो है ना इंटरेक्शन है, फैमिली और स्कूल। अब देखो बेटे, जो बच्चे की फैमिली हैप्पी फैमिली है ना, उस बच्चे ने स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करना। अब दो सिस्टम्स हैं, जो जब उसकी इंटरेक्शन की बात करेंगे, उसमें मीजो सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। अगर एक बच्चे की अच्छी फैमिली नहीं है, उसमें वो कॉन्फ्लिक्टिव फैमिली है, तो उसका स्कूल भी इफेक्ट होगा। ठीक है, ये वाली चीज। अच्छा बेटे, एक्सो सिस्टम में ये होता है कि जिसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे को असर आ रहा हो। बेटे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, अगर एक फादर जब वर्क प्लेस से घर आता है, वो बहुत मतलब जो है वो कूल और काम है, वो आके अपने बच्चों को अटेंड करता है, उनको टाइम देता है और उनको पढ़ाता है, तो वो बच्चे की पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव होगी, एज कंपेयर टू वो पेरेंट्स अगर वो वर्क प्लेस पे गए हैं, वहां से आए हैं, वो थके हुए हैं, चीख चला रहे हैं। ठीक है। तो वो उसका फिर असर अल्टीमेटली वो बच्चों पे ही निकलेगा ना। फिर बेटे मैक्रो सिस्टम बेटे इंसान से दूर हो जाता है, लेकिन इट स्टिल अफेक्ट्स, जिसमें बेटे हमारे कल्चर आ जाता है। अब देखो ना, हमारे जिस तरह हमने जेंडर स्टडीज के अंदर डिस्कस किया था कि जेंडर एक सोशल मतलब कंस्ट्रक्टेड जो है टर्मिनोलॉजी है। सोसाइटी ने बहुत सारे लेबल्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो लॉज इस तरह के बना दिए। अभी बेटे क्रोनो सिस्टम, जो लाइफ चेंजेस या हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं, मतलब एक ओवरऑल लेवल पे आपको अफेक्ट करते हैं, ये इंसान से ये वाला लेवल दूर तो होता है, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल अफेक्टिंग। जैसे बेटे अगर आप देखो, अब जो वॉर चल रही है ईरान में, उसका असर हमारे ऊपर आता है। ठीक है, इससे पहले जो सब कुछ गजा में हुआ, उसका असर भी हमारे ऊपर आता है, जब हम अपने ही एज के लोगों को, अपने ही जैसे लोगों को बेटे
जिंदगी की जो बेसिक नीड्स से महरूम होते देखते हैं और उनके ऊपर जब हम जुल्म होते देखते हैं, तो ये चीज हमारे अंदर भी पेन को इन्फ्लिक्ट करती है। इवन दो हम डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं हो रहे, लेकिन हम लोग सैड फील करते हैं। ठीक है। तो बेटे ये वाली चीज जो है हमारा इकोसिस्टम हमारी हेल्थ के ऊपर असर करता है। बेटे ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। बेटे इसमें ये है कि जो इंसान का अमल है ना, वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंशन। ठीक है। अगर बेटे कोई इंसान ये इंटेंशन रखता है ना कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, उसी के अमल में नजर आएगा। लेकिन जिस इंसान की इंटेंशन ही नहीं है ना कि मैंने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं है, उसकी कोई नीयत भी नहीं है, तो बेटे वो चीज बिहेवियर में भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। बेटे ये चीज थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर और थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, इसमें आप लोगों को डिफरेंस पूछा जा सकता है। बेटे ये दोनों चीजें मोर और लेस सेम है। लेकिन बेटे थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में एक जो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो ये होता है कि इंसान इसमें अपने अमल को चेंज करने की इंटेंशन रखता है, लेकिन इसके अंदर ये भी एक फिक्र आ जाती है, सोशल प्रेशर भी आ जाता है उसमें बिहेवियर को चेंज करने में। ठीक है। और फिर इसमें एक और भी पर्सपेक्टिव आ जाता है कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट फील करता है कि मैं इस चीज पे कंट्रोल ले आऊंगा। एग्जाम्पल क्या है? देखो बेटे, अगर अगर एक इंसान है, उसको पता है कि मैंने अपने वेट को लूज करना है, उसके अंदर इंटेंशन है। ठीक है। वो अपने उस इंटेंशन को बिहेवियर में कन्वर्ट करेगा। और साथ में सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आपने पतले दिखना है, आपने लीन दिखना है। फिर जिस तरह से हमने जो अपने जो हमारी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वहां से हमने एक सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रेशर बढ़ा दी, तो सोशल प्रेशर का भी एक फैक्टर आ जाता है हमारे बिहेवियर को चेंज करने में। फिर बेटे दूसरा, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, कि आपको खुद कितना कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं अपने इस एबीसी बिहेवियर में चेंज ले आऊंगी। ठीक है। तो बेटे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन? रीजन एक्शन में सिंपल एक बात है कि अगर आपकी इंटेंशन है, then you will be able to bring change in your behavior. If you have intention that you are going to lose your weight, or that you are going to leave smoking, then you are ultimately going to bring change in your action. लेकिन बेटी on the other side, theory of planned behavior says that कि even though ये चीज लिंक है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन से, लेकिन इसमें दो और पॉइंट्स भी हैं कि इंसान के ऊपर सोशल प्रेशर भी आ जाता है कि उसने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और फिर इंसान के अंदर एक खुद भी वो फील करता है कि मेरे अंदर कितना कंट्रोल है कि मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। ये बेटे इसकी एग्जाम्पल है। बेटे लास्ट जो है ना हमारा मॉडल हेल्थ रिलेटेड, वो ये है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। कि बेटे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड बेटे दिस थिंग इज वेरी मच ट्रू इन इटसेल्फ। आप बीइंग द साइकोलॉजी स्टूडेंट, आप इस चीज को खुद भी फील करते हो, अपने क्लाइंट्स में भी देखते हो, हम इस तरह के केसेस पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, जो साइकोलॉजी है, जो हमारे पास पावर ऑफ थॉट्स है, ठीक है, जो पावर ऑफ इमोशंस है हमारे, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? हमारा ब्रेन। ठीक है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। तो तो बेटे जो हमारी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में क्या है? हमारी सोचें, हमारे एहसास, हमारे रवैये, वो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली बेटे हमारे इम्यून सिस्टम को भी। जो बेटे हर वक्त लोग परेशान रहते हैं, ठीक है, उनका दिमाग जो है उस पर असर आता है, और अल्टीमेटली वो लोग प्रोन हो जाते हैं, यानी कि उन लोगों को ज्यादा बीमारियां लगती हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं। सो बेटे दिस इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। सो हमारा यहाँ पे जो है लेक्चर और चैप्टर एंड होता है।